तो लास्ट क्लास में बस 5 मिनट के लिए हमने जो पढ़ा था उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बीएनएस, जो बीएनएस है ये हमारे भारतीय न्याय संहिता, इसका हमने पढ़ा था कि ये अनेक्टेड कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023 को। एनफोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। एक्ट नंबर है 45। इसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं और 20 चैप्टर्स के अंदर पूरा बीएनएस को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। ठीक है। अब बीएनएस अपने आप में कौन सा लॉ है? ये अपने आप में क्रिमिनल लॉ है, साथ में सब्सटेंटिव लॉ है। क्रिमिनल लॉ का मतलब है यानी कि यहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल भी एप्लीकेबल होगा। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल होता क्या है, इसका एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी। आज और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। और हमने क्या बात करी थी कि अगर ये क्रिमिनल लॉ है तो इसको प्रूव करना होगा। अगर प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के तौर पे हमें प्रूव करना होगा। ये बातें हमने पढ़ी थी। और कुछ सेक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। मैंने कहा था कि टोटल 10 तरह के नए सेक्शन बीएनएस के अंदर ऐड करे गए हैं। तो अगर लाइन से हम बार बार इसको बोलते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ याद रहेंगी चीजें अभी से। तो वो होता है ना कि जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतने ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो सेक्शन 1 क्लॉज 2 एक बात करता है कि हमने बात करी है कि 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुआ था। लेकिन सेक्शन 1 क्लॉज 2 बीएनएस का क्या कहता है कि भाई देखो, कुछ प्रोविजंस लागू हो सकते हैं दूसरी डेट पे, कुछ प्रोविजंस लागू हो सकते हैं दूसरी डेट पे, ये सरकार डिसाइड करेगी। ऐसा अथॉरिटी सरकार को एज पर सेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर लिखने के बाद में आ चुकी है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलो फिर इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, लाइन वाइज से थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हमने कहा था कि सेक्शन 2 क्लॉज 3 है, वहां पे चाइल्ड की डेफिनेशन को ऐड करा है। अब चाइल्ड होता कौन है? जो 18 साल से कम उम्र का है। इसके बाद एक हम बात करेंगे सेक्शन में 48 नया ऐड करा है। सेक्शन 48 में बोल रखा है कि अगर आपको रेमिशन ग्रांट हुआ है और साथ में कंडीशन लगाई गई है और अगर उन कंडीशन का आपने ब्रीच करा तो आपके ऊपर एक नया सेक्शन 48 का एक अपराध, यहां पे प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 69 हमने पढ़ा था। सेक्शन 69 में हमने बात करी थी कि अगर कोई भी आप किसी महिला के साथ में अगर कोई रिलेशनशिप बनाते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप झूठा रिलेशनशिप बनाते हो, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाला या डिसाइडफुल मींस वाला, तो ऐसे केस में वो सेक्शन 69 के अंदर पनिशेबल होगा। उसके बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अगर करते हो तो वो रेप नहीं होगा, सेक्शन 69 का अपराध माना जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, हाँ है ना? ठीक है, और क्या हमने बात करी थी? अब 69 के बाद हम बात कर सकते हैं सेक्शन 95। सेक्शन 95 हमारे को क्या कहता है कि अगर आप बच्चे को हायर कर रहे हो, ठीक है, क्या करने के लिए? अपराध करने के लिए। तो आपने हायर करा है ना बच्चे को, तो बच्चे के ऊपर क्या लायबिलिटी है वो बाद में देखा जाएगा। आपने हायर करा है ना, तो सेक्शन 95 के अंदर आपके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ये हमने बात कर ली थी। फिर इसके बाद हमने क्या करा था कि सेक्शन 111 से लेकर 113 तक 3 तरह के नए अपराध जोड़े गए हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम, 111, 112 बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, 113 बात करता है टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, ये बातें नहीं ऐड करें। अब ये होती क्या है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा दिमाग और खुल जाएगा। एटलीस्ट अभी इस स्टेज पे दूसरी क्लास के अंदर हमें कुछ तो सेक्शन याद होना, हाँ है ना? और मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेक्शन ये पूछे जाएंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर है। फिर इसके बाद हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि एक सेक्शन नंबर आई गेस, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन 152 एक नया सेक्शन में, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, हाँ 124 कैपिटल ए मेरे दिमाग में घूमने लगा था। ठीक है, तो 124 कैपिटल ए आईपीसी के अंदर एक सेडिशन नाम का अपराध था। अब इसको हटाकर नया अपराध जोड़ दिया गया है अंडर सेक्शन 152। नया सेक्शन जोड़ा है 124 कैपिटल ए सेडिशन को हम क्या बोलते थे? राजद्रोह। लेकिन 152 को हम क्या बोलते हैं? देशद्रोह। तो अभी ना एक रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर ना अभी एफआईआर दर्ज हुई है। और कौन सा सेक्शन लगाया? 152 का सेक्शन लगाया है कि इन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो सेक्शन 152 के एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर लाई करती होंगी, इसलिए 152 लग गया है। देशद्रोह, कि आप देश की अखंडता, सवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप क्या कौन सा अपराध कर रहे हो? 152 वाला अपराध कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई ना? फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 226 226 एक नया सेक्शन यहां पे जोड़ा था, वो अपना रेमिशन के लिए। मैंने सेक्शन 48 गलत बोल दिया है, ठीक है। सेक्शन 48 हमारी बात करता है कि अबेटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया किया जाता है, सेक्शन 48 वो वाली बात करता है। सेक्शन 226 हमारा रेमिशन की बात करता है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इस चीज को, हालांकि कल मैंने लिखवा दिया था, आपने कॉपीज में लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। नाम नहीं पता जी मुझे, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, पर हमारे को क्या नाम याद करके क्या मिलेगा? में हमारे को ऐसे एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जर्नलिस्ट का क्या नाम है क्या नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है। अब उसके बाद में सेक्शन 304 एक नया ऐड करा है, स्नैचिंग। फिर लास्ट सेक्शन 358 है जो बात करता है सेक्शन 358 के तहत इंडियन पीनल कोड को क्या करा जाता है? रिपील्ड करा जाता है। यहां तक याद हुआ कुछ?
यहां तक कुछ कॉन्फिडेंस आया कि बीएनएस के अंदर हम थोड़ी थोड़ी चीजें जानने लगे हैं, ठीक है। और एक मैंने ये भी बताया था कि इंजरी का मतलब क्या होता है। इंजरी कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 14। इंजरी नाम का शब्द 2 क्लॉज 14 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। इंजरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हार्म कॉज करता है इलीगली किसी दूसरे व्यक्ति को, किस तरह से हार्म कॉज करता है, उसके बॉडी में, मतलब उसके बॉडी में, उसके माइंड में, उसकी रेपुटेशन में या उसकी प्रॉपर्टी में, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या करा है, इंजरी करी है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14। बात खत्म। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14। ये बात समझ में आ गई ना। बस फिर मैंने क्या कहा था, आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हमने डिस्कस करा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 है जो बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी व्यक्ति को कैद नहीं कर सकते, उसको बांध नहीं सकते, उसको बंदिशों में नहीं डाल सकते, उसको कोई रोक नहीं सकते कुछ करने से। अगर ये सब काम करने हैं तो भैया कानून बनाओ ना पहले यार। अब कानून भी तो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये कानून बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है कि ये बातें बता दी गई हैं कि भारत की जनता, आपको ये सारे काम नहीं करने हैं, ये सारे काम प्रोहिबिटेड हैं। अगर इनमें से कोई भी एक काम आप करते हो या एक से ज्यादा कोई भी काम ये करते हो, यानी एक्ट करते हो, तो इसको कानूनी रूप से हम अपराध मानेंगे। प्लस आपको ये कार्य करने की वजह से आपको हमने बोला था कि ये काम प्रोहिबिटेड है, आपने फिर भी करा है, तो आपको इसके बदले में पनिशमेंट भी मिलेगी, या फाइन भी लगाया जाएगा, या दोनों लगाया जाएगा, ठीक है। ये बातें हमने बेसिक सी पढ़ ली थी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। फिर मैंने कि आपको मैक्सिम का जिक्र करा था और यहीं तक हमने क्लास अपनी रोक दी थी। बस इसका मतलब बताया था। कोई मतलब बता सकता है इसका? एक्टेस नॉन फेसिट रेम निसी मेंस सिट रिया। देखो मेरे को भी याद हो गया ये मैक्सिम, मुझे भी याद हो गया। मेंस में ये मैक्सिम के बाद ये लिख के आ जाओगे तो अच्छा नंबर मिलता है। ये मैक्सिम ऐसी है जो याद करी नहीं जाती, बट मैं 2 क्लास से 3 क्लास से इसलिए लगा रहा हूं ताकि कुछ दिमाग में ये शब्द बैठ जाए, एग्जाम में हम कुछ लिखने लायक बन जाएं, ठीक है। औरों से अच्छा आंसर हम लिख के आ जाएं, ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई सीधी सी बात है, कोई भी एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। नो एक्ट इज पनिशेबल अनलेस कमिटेड बाय गिल्टी माइंड, अनलेस कमिटेड बाय मेंस रिया, अनलेस कमिटेड बाय गिल्टी माइंड, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हो गया? नो एक्ट शैल बी पनिशेबल, नो एक्ट शैल बी पनिशेबल unless committed with guilty mind। अब गिल्टी माइंड को हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, मेंसरिया। मेंसरिया मतलब आपके दिमाग में क्या शैतानी चल रही है, आपके दिमाग में क्या शातिरपना चल रहा है, ठीक है। तो नो पर्सन नो एक्ट, हाँ, एक्ट इटसेल्फ इज नो ऑफेंस अनलेस कमिटेड बाय गिल्टी माइंड, या नो एक्ट इज पनिशेबल, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब समझ में आना चाहिए। बट ये मैक्सिम में कुछ नहीं लिखोगे, मैक्सिम ऐसी की ऐसी उतारनी है पेपर में, ठीक है। एक्टस नॉन फेसेट रेम निसी मेंस सिट्रिया, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एक्ट इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल अनलेस कमिटेड बाय द गिल्टी माइंड। इसका मतलब क्या है? यानी कि मैंने कोई हरकत करी है, यानी कि मैंने ये पेन उठाया और मैंने किसी को पेन मार दिया, तो ये पेन मारना मेरा ये एक्ट है, तो ये एक्ट मेरा पनिशेबल जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक मेरे दिमाग में शैतानी ना चल रही हो, मेरे दिमाग में ऐसी गिल्टी माइंड ना हुआ हो, मेरे दिमाग में ऐसा इरादा ना आया हो कि भाई इस इरादे के साथ में मेरे को पेन मारना है। सीधी सी बात यही है। अब एक मैंने कल आपको लास्ट क्लास में कुछ बताया था, यहां पे दोनों बातें कर रहा हूं, मेरा दिमाग और मेरा एक्ट, मेरा दिमाग और मेरा एक्ट। तो अगर माइंड की बात करी जाए, ये गिल्टी माइंड को हम किस नाम से पुकारते हैं? ये गिल्टी माइंड को हम किस नाम से पुकारते हैं? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब जो बच्चे को इसका मतलब नहीं पता है तो भाई दुविधा वाली बात है, फिर दुविधा वाली बात है। लास्ट क्लास में जिस बच्चे ने अटेंड नहीं करी है प्रॉपरली, दुविधा वाली बात है। एक क्लास भी मिस होगी ना, बहुत दिक्कत आएगी, याद रखना। ऑब्वियस बात है, सब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब यार, हम सब्जेक्टिव का तो हम पेपर भी देते हैं, सब्जेक्टिव का तो हम पेपर भी देते हैं जिसको मेंस का आंसर बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर या सब्जेक्टिव का मतलब माइंड, सब्जेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में ही है, आप किसी को खोल के दिखा नहीं सकते कि देखो भैया मैं अपना दिमाग खोल के आपको दिखा रहा हूं। ये आपके दिमाग में ही है, ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि आप दिमाग में अपने क्या सोच रहे हो, ना ही कोई व्यक्ति पहचान सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। इसीलिए मेंस का पेपर भी होता है ना सब्जेक्टिव का, इसलिए बोला जाता है कि ये मेंस का पेपर है कि आपके सामने सवाल है, तो ये सवाल को देखने के बाद में आपके दिमाग में जो बातें आई हैं वो लिखो, अपने दिमाग से, अपना खुद सोच के अब लिखो, इसलिए मेंस का पेपर होता है। अब होता है एक एक्ट,
मैंने कल की क्लास में आपको बताया था एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एक्ट आपका ऐसा है जो एक समान है। आप करते तो भी सेम, तो भी मर्डर माना जाएगा। मैं करूंगा, मैं किसी को पेन मारूंगा तो भी मर्डर, आप अगर किसी को पेन मारोगे तो भी मर्डर, चाकू मारोगे, कुछ भी करोगे, एट द एंड एक समान रहेगा। आपके द्वारा करी गई हरकत एक समान रहेगी। इसको इसलिए हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव का तो हम पेपर भी देते हैं, प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, तो सवाल आपके सामने होता है, जवाब सबका एक समान होगा, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। हजारों बच्चे पेपर दे रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब एक ही होगा, एक समान होगा। समझ में आ गई? इसलिए ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है ना बात? कोई डिफिकल्टी नहीं है? ठीक है, बस तो ये अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी दोबारा इसी बात पे आते हैं कि मुद्दे की बात अगर हम बात करें तो ये जो मैक्सिम है ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि भाई देखो, आपके द्वारा कोई भी हरकत करी गई हो, कोई भी एक्ट करा गया हो, वो जब तक ऑफेंस नहीं होगा, तब तक ऑफेंस नहीं होगा जब तक आप मेंस री अप्रूव नहीं हो जाती, जब तक आपके दिमाग में जो इंटेंशन थी या गिल्टी माइंड था वो प्रूव नहीं कर देता है अगर प्रोसिक्यूशन, तो इसको जब तक हम अपराध नहीं मानेंगे। बस यही बात है, यही सिंपल सी बात है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हर एक कानून अगर बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो इस इरादे से बनाया जाएगा कि हर एक ऑफेंस के अंदर मेंस रिया का पोर्शन तो डालेगा ही डालेगा। कि अगर मर्डर भी आप पढ़ोगे तो मर्डर में भी आता है कि इंटेंशन थी या नहीं थी। अगर इंटेंशन थी तो किस लेवल ऑफ इंटेंशन थी, हाँ है ना, या नॉलेज थी क्या, या नेग्लिजेंस में करा गया है क्या एक्ट, या वॉलेंटरली करा गया है क्या। ठीक है, तो लेवल ऑफ मेंस रिया भी होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी मुद्दे की बात ये है, मेंस रिया का मतलब क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। अब ये गिल्टी माइंड या मेंस रिया किस लिए काम आता है? ये अपराध को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये मेंस रिया अगर हम प्रूव नहीं करेंगे तो हमारा जो एक्यूज है उसको कभी भी सजा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इस मैगजीन में साफ लिख दिया गया है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई हरकत करी गई है, कोई एक्ट करा गया है, उसको हम पनिश नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक प्रोसिक्यूशन आप उसके मेंस रिया को प्रूव नहीं कर देते। बात खत्म। अब इससे एक छोटी सी बात और दिमाग में आती है कि यार, यानी कि सारे अपराधों में मेंस रिया को होना जरूरी है क्या? मतलब लेजिस्लेचर जो है हमारा, कानून बनाने वाला, यानी जो सरकार है जो कानून बना रही है, वो इस इरादे के साथ तो बनाएगी कि हर एक अपराध में मेंस रिया का पार्ट तो डालना ही डालना है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्यों डालना है ये भी समझ में आ गई। मेंस रिया का इतना बड़ा रोल क्यों है ये भी समझ में आ गया। बट कुछ कुछ अपराध ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे मेंस रिया का जरूरत ना हो, जहां पे मेंस रिया को कोई तवज्जो ना दी जाए। बताओ हाँ है ना? मान लेते हैं मैं जो है अपने साथ में 10-15 या 100 लोगों को अपने साथ इकट्ठा करा मैंने, आप भी आ गए मेरे ग्रुप में। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को साथ में बोला चलो हम जो है ना सरकार के खिलाफ वॉर करने के लिए चलते हैं। आपने कहा चलो चलो सर, आपके साथ हम भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपकी इंटेंशन है नहीं है, मेरी इंटेंशन है नहीं है, अपने आप में ये बहुत बड़ा ग्रेंजर एक्ट है या नहीं है? सरकार के खिलाफ वॉर करने के लिए जाना, वेजिंग वॉर करना, तो अपने आप में क्या ये अपराध बहुत संगीन है नहीं है? बहुत ग्रेंजर एक्ट है नहीं है? कि 100 लोगों की तादाद में लोग मिसाइलें अपने साथ में लेके आ रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, क्या करने के लिए जी? सरकारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने, सरकार के ऊपर हमला करने, सरकार के ऊपर वॉर करने। तो ऐसे केस में आप सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पूछा जा रहा है बताओ जी आयुष सर आपकी इंटेंशन थी नहीं थी? अरे भैया इंटेंशन थी नहीं थी वो भाड़ में जाए, इतना बड़ा एक्ट करा है। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि ये हरकत अपने आप में करना ही अपराध है। अब इंटेंशन है नहीं है वो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इससे एक बात हमें क्लियर हो रही है कि दो तरह के अपराध हो सकते हैं। सरकार के द्वारा जब कानून बनाया जाएगा तो दो तरह के अपराध वो बनाएगा, सरकार बनाएगी। एक ऐसे अपराध जहां पे मेंस रिया का बहुत बड़ा रोल होगा, अगर मेंस रिया प्रूव नहीं हुई एक्यूज को बाइज्जत बरी कर देंगे। एक ऐसे अपराध होंगे जो बहुत ग्रेंजर होंगे, पब्लिक एट लार्ज होंगे, जहां पे मेंस रिया को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, भैया तुमने एक्ट करा है ना चलो जेल में, मेंस रिया को हमें लेना देना कोई नहीं होगा। तो ये बात और क्लियर हो गई। ठीक है, इससे एक बात और भी समझ में आ सकती है कि अगर आप किसी बच्चे को बहला फुसला के, चॉकलेट दे के, टेडी बियर दे के, आप बच्चे को बोलोगे बच्चे आप अपनी मम्मी पापा को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और टेडी बियर दूंगा और चॉकलेट दूंगा, और बच्चा भी कच्चे दिमाग का होता है, वो बच्चा हांजी हांजी करते हुए आपके साथ चला जाता है। बट आपने क्या करा है, और आपने अच्छी नीयत से ही करा हो। मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, एक घर में रहता है, वो देखता है यार सामने वाले घर में ना एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा से बहुत मारते हैं, डांटते हैं, खाना टाइम पे नहीं देते हैं, और आपके ए नाम के व्यक्ति के घर में बच्चा कोई है नहीं।
ए नाम का व्यक्ति चाहता है काश यार मेरे घर में भी बच्चा होता, मैं उसका पालन पोषण करता, अच्छे स्कूल भेजता, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराता, बहुत प्यार करता, ठीक है। तो ए नाम के व्यक्ति ने अच्छी नियत से उस बच्चे को बोला कि बच्चा ये लो चॉकलेट, ये लो टेडी बियर, अब तुम ना अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, मेरे साथ आके रहने लग जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे टेडी बियर दूंगा, बहुत सारे चीजें दिलाऊंगा, खिलौने दिलाऊंगा। अब बच्चा भी खुशी खुशी आ जाता है। तो सवाल ही उठता है, क्या ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध किया? क्योंकि मेंसरिया तो है नहीं इसमें, गिल्टी माइंड तो है नहीं बंदे का। ए नाम के व्यक्ति ने तो अच्छी नियत से करा है, बच्चे के फायदे के लिए बच्चे को बोला, अपने पास बुलाया बच्चे को, तो अच्छी नियत से सब कुछ करा। तो क्या इसको कानून की नजर से देखा जाएगा, अपराध कानून की नजर से इसको अपराध की दृष्टि में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, ये सवाल है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो अपराध, मतलब जो ये एक्ट है ना, क्या ये ऐसे वाले ऑफेंस में फॉल कर रहा है जहां पे मेंस रिया जरूरी है, ये ऐसे वाले ऑफेंस में फॉल कर रहा है जहां पे मेंस रिया जरूरी नहीं है? अगर मैं सीधा आंसर बताऊं, ये ऐसे एक्ट के अंदर फॉल कर रहा है जहां पे मेंस रिया जरूरी नहीं है, बात खत्म। इसको बोलते हैं किडनैपिंग। तो किडनैपिंग में मेंस रिया जरूरी नहीं होती है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट यानी कि सरकार का कानून बनाने के लिए अगर कोई क्रिमिनल लॉ, वो भी सब्सटेंटिव लॉ वाला अगर कानून बनाना है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि भैया देखो यार, मेंस रिया आप कहीं कहीं पे, मतलब सारे ज्यादातर अपराध में तो मेंस रिया का आप पॉइंट ऐड करोगे ही करोगे, ताकि कोर्ट के अंदर जब मामला आएगा तो कोर्ट के दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी कि इस अपराध में एसेंशियल एलिमेंट्स में मेंस रिया है। अच्छा, तो प्रोसिक्यूशन आपको मेंस रिया प्रूव करना ही पड़ेगा। मेंस रिया प्रूव नहीं कर पाए, अक्यूज्ड बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत आपको बरी करा जाता है, दैट्स इट। और कुछ अपराध ऐसे होंगे जहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स में मेंस रिया का पार्ट नहीं है, चलो जी ठीक है, मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट टू प्रूव दिस ऑफेंस, तो कोई बात नहीं, प्रोसिक्यूशन ने अगर सारे फैक्ट्स प्रूव कर दिए, मेंस रिया तो कुछ जरूरी है ही नहीं, तब अक्यूज को हम क्या कर देंगे, पनिश कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई होगी आपको? चलो और आगे हम समझते हैं। अब तीसरी कैटेगरी और बताना चाहूंगा मैं। दो कैटेगरी समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तीसरी कैटेगरी और समझ लेते हैं अपराधों की। तीसरी कैटेगरी ये भी हो सकती है जहां पे यार कंफ्यूजन है, मेंसरिया एसेंशियल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां पे अब कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। आपको लग रहा होगा सर इतना ही था ना, कुछ मुश्किल तो नहीं था ना। मैंने कहा कि मुश्किल जब तक कोई चीज होगी नहीं, ठीक है, तो कैसे होगा? यानी कि एक व्यक्ति ने अगर कोई एक्ट किया और उस एक्ट को कानून बना के ऑफेंस बना दिया, ठीक है। अब ऑफेंस बनाया है तो मैंने आपको क्या बताया, दो बातें में से एक बात होगी, या तो ये अपना अपराध मेंसरिया जरूरी वाला होगा, जरूरी वाला का मतलब मेंसरिया एसेंशियल वाला होगा, या ऐसे होगा कि भाई चलो मेंसरिया नॉट एसेंशियल, मेंसरिया नॉट एसेंशियल। इसका एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको, जैसे कि वॉर करने जा रहे हो सरकार के खिलाफ, या आप जो है किडनैपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, और भी बहुत सारे अपराध होते हैं कि, ठीक है, समझ में आगे बात। अब एक तीसरी कैटेगरी भी आनी चाहिए। एक तीसरी कैटेगरी क्या आनी चाहिए कि यार ऑफेंस तो है, अब यहां पे मेंसरिया एसेंशियल में आएगा या नॉट एसेंशियल में, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कानून के अंदर सरकार ने ये बात को क्लैरिफाई अच्छे से करा नहीं है। मेंसरिया एसेंशियल में डालें या नॉट एसेंशियल में डालें, ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सरकार के द्वारा जब इसको बनाया गया, इस ऑफेंस को डिफाइन करा गया, इस ऑफेंस को डिफाइन करा गया, तो वो अपने आप में सरकार ने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसे, इंटरप्रिटेट करके इसका जवाब निकाला जाएगा। तो अब इंटरप्रिटेट करने की बारी आ रही है, तो इंटरप्रिटेट करने की बारी आ रही है तो किसका काम आएगा बीच में? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हाई कोर्ट्स का, हाँ है ना। तो इसीलिए एक ऐसा केस, पहले एक ना लाइन से ऐसे लिख लो केस का नाम, दिमाग में रहना चाहिए कि जीवन में सबसे पहला केस मेंसरिया का, मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहला केस मेंसरिया के रिगार्डिंग कौन सा था, ठीक है, जहां पे बोला गया था कि भैया देखो ये वाले, इसमें मैगजिम, ये मैगजिम है ना, ये मैगजिम को ये लिखने के बाद, मतलब ये मैगजिम का जन्म इस केस से हुआ था, ये मैगजिम का जन्म इस केस से हुआ था, मतलब अगर ये केस नहीं होता है तो ये मैगजिम नहीं होता, ठीक है। फॉलर, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, फॉलर वर्सेस पैटगेट, कि अगर ये केस नहीं होता तो ये मैगजिम नहीं होता। इस केस में ये बोला था कि भैया हर एक अपराध में मेंसरिया एंड एक्टस रियस एसेंशियल होता है। मेंसरिया यानी सब्जेक्टिव, एक्टस रियस मतलब ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल होता है। एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंस सिट्रिया, इससे फिर ये हमारा मैगजिम बना। फिर हमने बताया कि नो एक्ट शैल बी पनिशेबल अनलेस इट इज कमिटेड बाय विद गिल्टी माइंड, ठीक है। फॉलर वर्सेस पैटगेट, क्लियर है? अब हम थोड़ा सा अपनी बात कर लेते हैं। तो एक दिन की बात है,
हमने ये डिटेल में पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे हमारी ये दोनों बातें हमारी समझ में आ गई है। कहानी कहाँ अटक रही है? यहाँ अटक रही है यार कहानी हमारी। अब ये कहानी अटक रही है तो हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा यार समझने के लिए, बीच में तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो क्या हुआ था, एक दिन की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी करी हुई थी कि भाई देखो, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है हमारे इंडिया में तो भाई आप गोल्ड नहीं ला सकते, पहली बात। ठीक है। फिर एक दिन की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और नोटिफिकेशन निकाली कि देखो, आप बाहर से गोल्ड लेके अपने फ्लाइट में गोल्ड बैग में गोल्ड रख के ला रहे हो और इंडिया के अंदर आपकी फ्लाइट अगर आ रही है तो ट्रांजिट के अंदर अगर आपका गोल्ड है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यार इन्फॉर्म कर देना हमारे ऑफिसर्स को, ठीक है, हमारे ऑफिसर्स को आप इन्फॉर्म कर देना कि देखो भैया, मेरे पास इतना 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 गोल्ड है मेरे बैग में भरा हुआ है, बट मैं इंडिया में लैंड, मतलब मैं इंडिया में नहीं जा रहा, वो तो मेरी फ्लाइट ट्रांजिट के अंदर इंडिया में आई है, बट मैं जा रहा हूं दूसरे देश में, मैं जा रहा हूं कहीं और, मैं बैठा हूं अपनी फ्लाइट पे, उतरूंगा भी नहीं। ठीक है। ये अपने हमारे इंडिया के ऑफिसर्स को, कस्टम ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देना गोल्ड के रिगार्डिंग जो आपके बैग में भरा हुआ है। ठीक है, तब कोई अपराध नहीं है, आप खुशी खुशी अपना बैग में रखा हुआ गोल्ड अपना जहां ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो ट्रांजिट के अंदर आप जो है गोल्ड दूसरे देश से आ रहे हो, हमारे इंडिया के अंदर ट्रांजिट के अंदर अगर हो, ठीक है, और गोल्ड है तो फिर दूसरे देश में जा रहे हो तब तक तो ठीक है, बट हम दूसरे देश से हमारे देश में गोल्ड अंदर हमारे इंडिया में ला रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो अब सवाल ये उठता है कि अब बंदा तो भाई, एक बंदा था ए नाम का व्यक्ति, तो उसके बैग में गोल्ड था, वो आ रहा था दूसरे देश से, तो उसके बैग में गोल्ड था, आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी निकाल दी थी। तो ऐसे केस में उसने ना क्या करा, चुपचाप बैठा रहा, ऑफिसर्स को, हमारे जो इंडिया के कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म नहीं करा कि देखो ऑफिसर ऐसी ऐसी बात, कुछ इन्फॉर्म नहीं करा। तो बैग की चेकिंग भी होती है, सब तलाशी वगैरह ली गई तो उसके बैग से गोल्ड निकला यार। तो कस्टम ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है कि आप अगर इंडिया के अंदर ट्रांजिट के अंदर हो और आपके पास गोल्ड है तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, आपने इन्फॉर्म नहीं करा है, कानूनी रूप से अपराध है, गिरफ्तार कर लो इसे। कर लिया गया। तो वैसे केस में सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति फ्लाइट में बैठा हुआ था उसको नोटिफिकेशन के बारे में अगर मान लेते पता भी नहीं था कि आरबीआई ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन निकाली हुई है, तो यहां पे मेंस रिया का रोल आएगा नहीं आएगा? मतलब अगर आप जज की चेयर पे बैठे होंगे, आप जज बैठे हुए हो और आप उस चीज में क्या फैसला दोगे कि वेदर दैट ए नाम का व्यक्ति हैविंग द इंटेंशन और हैविंग द मेंस रिया और नॉट हैविंग द मेंस रिया, मतलब आप मेंस रिया को एसेंशियल पार्ट मानोगे या एसेंशियल पार्ट नहीं मानोगे, ये सवाल है मेरा। आप उस व्यक्ति को कन्विक्ट करोगे या नहीं करोगे? मतलब आप ये बोलोगे कि ए नाम का व्यक्ति जानबूझ के गोल्ड रख के अपना बैग में आ रहा था और जानबूझ के चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है, ये अगर आप मेंसरिया प्रूव कर अगर मानोगे तो ठीक है। या अगर आप ये मानोगे कि भाई देखो मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, आपके बैग में गोल्ड था, अपने आप में ये एक्ट इटसेल्फ पनिशेबल है, या ऐसे ट्रीट करोगे इसे। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला यही आया था कि हम एसेंशियल वाले मामले को डील करते हुए ए नाम के व्यक्ति को पनिश करेंगे, या मेंस यही वाले नॉट एसेंशियल वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम ए नाम के व्यक्ति को केस को डील करेंगे। यहीं पे मामला अटक गया था। तो आप जज हो तो बताओ यार क्या करोगे? यार इतने तो अपने आपको कॉम्पिटेंट आप मानोगे ही आप। अरे नो एक्सक्यूज ऑफ लॉ तो समझ में आ रहा है, कन्विक्ट करोगे आप, ठीक है, वो हो इतने हार्श हो यार तुम तो, गौरव आप तो बहुत हार्श हो। मेंस रिया इस एसेंशियल पार्ट में अमित जाएंगे, ठीक है, संजना कहेंगी सर मैं एसेंशियल में नहीं जाऊंगी, गोल्ड था बैग में, अपना भी पनिशेबल है, चलो जी खत्म बात, कन्विक्ट करा जाए। संजना भी हार्श निकली यार, संजना भी हार्श निकली। अमित कह रहे सर मैं तो कन्विक्ट करूंगा, भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं तो कन्विक्ट करूंगा। ओहो, चलो जी, इसके लिए केस का नाम लिख लीजिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। ठीक है, मैं एम एच, ठीक है, ये महाराष्ट्र लिख देता हूँ, तुम सोचो सर, महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। ठीक है, ये केस का, ये मामला जो मैं ये केस बता रहा हूं ना, ये इसी के रिगार्डिंग है, थर्ड कैटेगरी के रिगार्डिंग, क्योंकि स्टैट्यूट में क्लियरली मेंशन नहीं था कि स्टैट्यूट में एसेंशियल वाले पोर्शन में हम इसको कंसीडर करेंगे या नॉट एसेंशियल के अंदर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात थी यार। फिर तो अगर कानून में लिखा ही नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे तो बनाएंगे ना, वही तो इंटरप्रिटेट करके बताएंगे हमारे को, हाँ या? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने
ऐसे मामलों को डील करने के लिए दो बातें बताई थी कि ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो आपकी कंफ्यूजन ये थर्ड कैटेगरी वाली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लो, आप पहले हेडिंग बना लो इस केस के अंदर क्या हेडिंग थी, मतलब क्या समझने वाली बात हमारी क्या है। अब कौन कन्विक्ट हुआ कौन नहीं हुआ हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये वाली कैटेगरी को कैसे डील करना होता है वो समझना है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में बताया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग। तो हेडिंग क्या लिखोगे इसमें, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे लिख लो, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड मेंस रिया and rule of strict liability prevails. Rule of strict liability prevails. पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट कुछ भी नहीं है ऐसे, तो इस पहला पॉइंट ऐसे ही है नॉर्मल, अभी बाद में लिखाऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है, लिखना हो लिख लो, ये वाला पॉइंट भी अगर ठीक है तो लिखो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया is a well established principle. Requirement of mens rea is well established principle. Requirement of mens rea is well established principle. ये तो हमें भी पता है भाई, ऑब्वियस बात है, मेंस रिया तो बहुत एसेंशियल वो है, प्रिंसिपल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल रूल बताया कि देखो भाई, वैसे तो मेंस रिया बहुत बड़ी एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखो क्या बोला, to find out whether mens rea is excluded or not, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपका क्लियरेंस होना चाहिए ना। to find out whether mens rea is excluded or not, comma the court undertakes following inquiry. The court undertakes फॉलोइंग इंक्वायरी। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था ना अभी कि आप अगर जज की चेयर पे बैठे होंगे तो आप कौन सा रूल एप्लीकेबल करोगे, ये वाला या ये वाला, तो आप लोगों ने अपने अपने दिमाग से सोच के, यानी कि सब्जेक्टिव सोच रखते हुए आपने अपना जवाब दिया। कोई कह रहा है सर मैं कन्विक्ट करूंगा, कोई कह रहा है कि सर पहले मैं मेंस रिया को एसेंशियल मानते हुए फिर देखूंगा, कोई कह रहा है सर मैं मेंस रिया को एसेंशियल ना मानते हुए सीधा एक्ट इटसेल्फ पनिशेबल बना दूंगा। ठीक है, तो अब खुद की अपनी अपनी सब्जेक्टिव सोच थी, यूनिक सोच थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे को ना सब्जेक्टिव सोच नहीं चाहिए, दिमाग सब्जेक्टिव सोच चाहिए, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए तब फैसला लेना, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या था, टू फाइंड आउट वेदर द मेंस रिया इज एक्सक्लूडेड और नॉट, द कोर्ट हैज टू अंडरटेक फॉलोइंग इंक्वायरी। तो फॉलोइंग इंक्वायरी में सब पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है, वेदर मेंस रिया explicitly whether mens rea explicitly excluded, whether mens rea explicitly excluded, whether mens rea explicitly excluded। इसका मतलब क्या है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि ध्यान से कि क्या मेंस रिया का कोई पोर्शन है ही नहीं, सरकार ने जानबूझ के मेंस रिया को एक्सक्लूड तो नहीं करा हुआ है भाई। अगर जानबूझ के एक्सक्लूड करा हुआ है तो ये पे आ गया ना, यहाँ पे बस बात ही खत्म, फिर इतना माथा मारने की जरूरत ही क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? क्या सरकार ने जानबूझ के तो मेंस रिया का पोर्शन एक्सक्लूड तो नहीं कर दिया है? अगर जानबूझ के कर दिया है तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, सीधा ये बोल देंगे एक्ट इटसेल्फ पनिशेबल। समझ में आ गई बात? तो कोर्ट को पहले ये चेक करना है कि कानून को पढ़ने के बाद, अभी आगे भी लिखवाऊंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, सेकंड सब पॉइंट, ठीक, और एक्सक्लूडेड बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, एक्सक्लूडेड बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, एक्सक्लूडेड बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, ठीक है। या फिर मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखवाया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि यार अब ऐसी जरूरत है, पड़ रही है क्या, ऐसी जरूरत हमें पड़ रही है क्या कि अब इसको एक्सक्लूड करना चाहिए, इसको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। सरकार ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इसमें कंफ्यूजन है,
बट अब हम एज अ जज के तौर पे हमें जज करना है, तो हमारे को ये चेक करना पड़ेगा कानून को पढ़ने के बाद में कि मेंस रिया को अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या जो ऑब्जेक्ट है कानून का वो तो नहीं बिगड़ जाएगा, कानून का ऑब्जेक्ट तो डिफीट नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? पहले बताओ समझ में आई यहां तक, पहले जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि छोटा सा ये टेक्निकल बात है, बस अगर ये समझ में आ गई ना, ये गेम समझ में आ गई आपको, समझ लो बहुत पूरी बीएनएस के अंदर यही कहानियां हैं, पूरे बीएनएस के अंदर यही छोटा सा एक गैप है, जो आपको समझ में आ गया तो समझ लो औरों से बहुत आगे जा चुके हो आप, वो भी दूसरी क्लास के अंदर ही अंदर। जैसे कि मान लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट, मैं सरकार हूं, मैं कोई कानून को बनाने के पीछे का एक मेरा ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि मैं जैसे आपको बताया कि बीएनएस क्यों बनाया है, भाई आप मर्डर नहीं करो, कोई व्यक्ति किसी को चाकू नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति को किसी को चोरी चकारी नहीं करेगा, रेप का अपराध नहीं करेगा, ठीक है, और सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा, देश का अपमान नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। हाँ ना, ये हमने कानून बनाया बीएनएस का, मैं सरकार हूं तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरे देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो आपस में साथ मिलकर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे तो यार मेरा सरकार होने का नात मतलब क्या रह गया, और मैं सरकार हूं तो मेरी एक ड्यूटी है क्या, इंटरनल सिक्योरिटी को भी तो मेंटेन करना है मुझे, बस एक्सटर्नली बॉर्डर को थोड़ी ना मेरे को प्रोटेक्ट करना है, अपने देशवासियों को भी तो कंट्रोल करके रखना है मुझे, उनकी सिक्योरिटी की भी तो जिम्मेदारी मेरी है, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है तो कानून बना के ही तो मैं उनको कंट्रोल करूंगा ना। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, देश के अंदर लोग आपस में साथ मिलकर रहे, भाईचारे से रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ ऐसे कानून होते होंगे ना जिनके पीछे का एक ऑब्जेक्ट होगा बनाने का, एक ऑब्जेक्ट होगा कानून बनाने का। अब मैं अगर उसमें मेंसरिया को ऐड कर दूंगा तो क्या ऑब्जेक्ट जो कानून बनाने का सरकार का था वो तो खराब नहीं हो जाएगा, या फिर मैं मेंसरिया को अगर एक्सक्लूड कर दूंगा, एसेंशियल पार्ट नहीं मानूंगा, तो क्या कानून बनाने का सरकार के पीछे का जो ऑब्जेक्ट था वो तो खराब नहीं हो जाएगा। समझ मारी बात या नहीं? तो ये चेक करनी पड़ेगी, बस ये जो नेसेसरी इंप्लीकेशन वाली बात बताइए ना, ठीक है, इसके अंदर ये बात आती है, क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट इज नेसेसरी इंप्लीकेशन, लिख लो, क्वेश्चन बना के लिख लो नीचे, व्हाट इज नेसेसरी इंप्लीकेशन। जब रिवाइज कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी होगी, क्योंकि अभी जो मैं बात बता रहा हूं अभी 10-15 दिन तक तो याद होगी तुम्हें, लेकिन 16वें दिन 17वें दिन भूल जाओगे, बट कॉपी में लिखी होगी ना तो याद रहती है। लिखो 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 लिखो, व्हाट इज नेसेसरी इंप्लीकेशन। इसमें यही बात लिखवानी मुझे, लिख लो। पहला पॉइंट बना के ऐसे पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट हमें चेक करना पड़ेगा, हमें हमें कौन, यानी कि जज साहब को, तुम खुद नहीं, आम आदमी नहीं बैठ जाएगा चेक करने, जज साहब करेंगे चेक। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट क्या है, पहले तो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, ये सरकार ने कानून बनाया किस इरादे से है, वो इरादा अगर पता लग गया फिर उसके बाद ऑल दी प्रोविजंस, सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल दी प्रोविजंस, कानून के सारे प्रोविजंस में क्या पढ़ने के बाद क्या ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, क्या बात निकल के आ रही है, क्या ऑब्जेक्ट पता लग रहा है हमें, हाँ है ना, ऑल दी प्रोविजंस। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, इफ रीडिंग बेयर एक्ट, नहीं 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 ऐसे लिखो, इफ रीडिंग मेंस रिया इन द स्टैट्यूट, if reading mens rea in the statute would defeat the objective of the would defeat the objective or not। और ये थर्ड पॉइंट जो लिखवाया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मतलब बाकी के जो 2 पॉइंट है उसको मिस भी कर दो कोई बात नहीं, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई देखो, स्टैट्यूट पढ़ने के बाद, सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट हमने पता कर लिया, तो मेंस रिया अगर मैं डाल दूंगा इसमें तो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट डिफीट तो नहीं हो जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। और अगर मैंने मेंस रिया डाल दिया और ऑब्जेक्ट डिफीट नहीं हो रहा है तो बढ़िया है, तो या तो इसमें या इसमें फॉल कर जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी तीसरी कैटेगरी में अगर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मेंस रिया को एसेंशियल करें या मेंस रिया को एसेंशियल ना करें, तो उससे पहले हमें एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है। स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट पता लग गया तब हम डिसाइड करेंगे मेंस रिया को एज एसेंशियल अगर हम डाल रहे हैं तो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट तो डिफीट नहीं हो रहा है, या मेंस रिया को नॉट एसेंशियल में अगर हम डाल रहे हैं तो क्या स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट डिफीट तो नहीं हो रहा है, हमें ये चेक करना है। इसमें से ही हमें डिसाइड करना है कहां पे डाले, एसेंशियल में डाले या नॉट एसेंशियल में, दैट्स इट, खत्म हुई बात यहां तक।
तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज के अंदर हमें क्या बात मोटी मोटी बताई थी, दो बातें बताई थी कि मेंस एरिया को एक्सप्लोर करें ना करें, नहीं करें ना करें। अगर ना करें का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में कौन सा रूल है, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो है, हाँ है ना, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो होती है कि भैया आपका एक्ट अपने आप में पनिशेबल है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। आपने आपने मतलब ये पेन बस तोड़ दिया, ठीक है, पनिशेबल है आपका अपराध। ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्ट अपने आप में पनिशेबल है। अब आपने सोच से तोड़ा हो, मतलब गिल्टी माइंड से तोड़ा हो, नहीं तोड़ा हो, गिल्टी माइंड से ना तोड़ा हो, तोड़ा है ना, बस खत्म, एक्ट इटसेल्फ पनिशेबल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक सेक्शन तो ज्यादा अभी पढ़ा ही नहीं है, मैं चाहता हूं बीच बीच में आपको ना थोड़े बहुत सेक्शन भी बीच बीच में पॉइंट आउट करता रहूं, ताकि ना जितना सुनोगे उतना बार बार याद भी होगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 48 में क्या है, अभी हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है अंदर, बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज भी रिवाइज करा था। सेक्शन 48 में क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? अरे भाई, अगर अबेटमेंट भारत से बाहर जाके भारत में अपराध करने के लिए किया जाता है तो सेक्शन 48 में वो अपराध है, ठीक है। और सेक्शन 152 में क्या है, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 152 में लिखा हुआ है कि अगर भारत के अंदर इंटीग्रिटी सोवर्जिनिटी को तोड़ने के लिए, अखंडता को तोड़ने के लिए अगर कोई ऐसे अपशब्द बोलते हो, कुछ भी एक्ट करते हो, तो वो 152 में अपराध है, और ये नया अपराध है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमित वेरी नाइस, रश्मिता वेरी नाइस, ठीक है। और कौन सा सेक्शन है, 358 में लिखा हुआ है कि आईपीसी को रिपील किया जाता है जैसे बीएनएस लागू हो गया है। 1 क्लॉज 2 में भी हमने पढ़ लिया। चाइल्ड की डेफिनेशन कहां है, चाइल्ड की डेफिनेशन कहां पे है, वो 2 क्लॉज 3 में है। अच्छा, मेरे को रेमिट कर दिया गया है, मेरी पनिशमेंट को रेमिट कर दिया गया है, भली सरकार ने कराओ, प्रेसिडेंट ने कराओ, गवर्नर ने कराओ, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, हाँ है ना। और जो बेचारी सरकार है वो स्टैट्यूटरी पावर रखती है बीएनएसएस के अंदर, हाँ है ना। क्या है ये, तो मैंने भी क्या पूछा, हाँ, मतलब मेरे को रेमिट कर दिया है और मैंने कंडीशन लगा के मेरे को रेमिट करा है, तो वो कंडीशन अगर मैंने ब्रीच करा है तो कौन सा अपराध मैंने करा है, अच्छा 226 में करा मैंने अपराध, ओहो, अच्छा जी। अच्छा, एक लड़का एक लड़की को झूठा भरोसा कर दिलाता है कि यार मैं तुमसे शादी करूंगा, प्रॉमिस करता हूं वगैरह वगैरह, फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में लड़के ने रेप का अपराध करा है, लड़की गई एफआईआर दर्ज करा दी लड़के के ऊपर रेप की, ठीक है, लड़की गई और लड़के के ऊपर रेप का अपराध लगा दिया, बट क्या ये रेप का अपराध है क्या, नहीं, तो ये सेक्शन 69 वाला अपराध है, जो जिसका नाम ही यही है, मतलब नाम ही यही है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बोल लो, नाम ऐसा कुछ नहीं है, रेप वेप ऐसा कुछ नाम नहीं है, ठीक है, इसका नाम ही यही है, ठीक है, सेक्शन 69, समझ आगे बात, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक कदम हम और आगे चलते हैं, ठीक है। अब ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ये मैं मानता हूं कि आपको कंफ्यूजन आएगी, लेकिन अगर ये समझ गए तो मर्डर कल्पेबल होमोसाइड का जो बीच का डिफरेंस होता है ना, जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, जीवन में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि क्या चीज मर्डर है, क्या चीज कल्पेबल होमोसाइड है, जीवन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा काम करा करना लाइफ में, यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, न्यूज चैनल भी कभी कभी देख लेते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आजकल के माहौल में, ठीक है। अरे घर से कुछ सामान लेने भी जाते होंगे, रोड पे देख रहे होंगे दो लोग लड़ रहे हैं क्या, ठीक है, एक ने किसी की स्कूटी ठोक दी होगी, देखते होगे यार अपने जीवन जीवन में आसपास की चीजें क्या हो रही है, तो आप ना हमेशा एक चीज को नोटिस करना, या अपने दिमाग में ये बातों को हर दिन की नोट करना, यार आज मैं वहां गया था ना, तो आज मैंने वहां देखा एक अंकल ने दूसरे को मारा पकड़ के, यार आज मैं वहां गया था ना, तो मैंने देखा कि एक बंदे ने किसी की गाड़ी पे डंडा मार दिया था, तो उससे बंदे की गाड़ी का डेंट आ गया था या शीशा टूट गया था, या एक बंदे को मैंने देखा वो बहुत तेज गाड़ी पे आ रहा था, उसने किसी को उड़ा दिया, तो यानी कि ये कोई ना कोई अपराध, मतलब ये सारी चीजें आप सोचना, फिर इसको सोचना कि यार ये अपराध है क्या, और अगर अपराध है तो कहीं ना कहीं तो ये मेंशन होगा, कहीं ना कहीं तो ये मेंशन होगा, अगर अपराध है तो अगर कहीं ना कहीं मेंशन है तो इस बेरेक को हम एक बार देख लेंगे, बीएनएस के अंदर क्या कहीं ना कहीं तो धारा लिखी होगी ना, अब क्या लिखा है उसमें हमें मतलब नहीं है, बट हमें यह देखना है कि कौन से सेक्शन नंबर में यह अपराध कहां लिखा हुआ है, समझ में आई मेरी बात। अगर कोई मैंने मूवी देखी, मूवी में एक बंदे ने षड्यंत्र रचा कि यार मैं इस घर को लूटूंगा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचा कि यहां से पहले मैं सीढ़ी क्या बोलते हैं ऐसे रस्सी डालूंगा, फिर चढ़ूंगा, फिर घर में घुसूंगा, तो क्या घर में घुसना किसी के घर में बिना उसकी इजाजत के क्या अपराध है क्या,
और अगर रात में घुस रहा है तो क्या कोई अलग अपराध होता है क्या? हाउस ब्रेकिंग एट नाइट क्या कोई अपराध है क्या? और अगर है तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, तो कहां लिखा है बस वो देख के आना है आपको, ये अपनी एक्सरसाइज कर लेना बस, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है। अब उसका अंदर क्या लिखा है, कैसे प्रूव होगा, मतलब क्या एसेंशियल एलिमेंट है, कितनी सजा है, क्यों है, मेंसरिया है नहीं है, कब एक्सक्लूड होगी, ये सब बातों की पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद भी रख ले, उससे क्या होगा ना, तुम्हारे मुंह पे डट जाएंगे, ठीक है, मुंह टिप्स पे आ जाएगा। बीएनएस जो बोलते हैं ना, अरे भाई ये बहुत हार्ड है यार, नई सेक्शन है यार, नया कानून है, कैसे याद करेंगे हम, हलवा लगेगा आपको, ठीक है, करके देख लेना भले 10 दिन तक करके देख लेना, 11वें दिन मैं आपसे पूछूंगा, 11वें दिन यही चीज मैं आपसे पूछूंगा कि बीएनएस मुश्किल है क्या, बताओ कौन सा अपराध कहां मेंशन है, अरे भैया टिप्स पे होंगे, टिप्स पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ी सी मुद्दे की बात आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान इस पे देना। मैं जानता हूं, पहले ही बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, ये वाली चीज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगी, बट है सिंपल सी, अगर समझ में आ गई ना तो कुछ भी नहीं है, मक्खन मलाई है फिर तो, ठीक है। चलो, इसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती है ढंग से, मैं लिख देख के लिखूंगा, ठीक है। CAUSA, कौजा, ठीक है, कौजा कौजा कौजा, मेरा नाम नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, कौजा साइन क्वा नन, क्वाजा साइन क्वा नन, क्वाजा साइन क्वा नन, हाँ बस, क्वाजा साइन क्वा नन। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पढ़ा है कभी जीवन में क्या लिखा है ये, क्वाजा साइन क्वा नन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा एक चीज होती है जिसमें बोलते हैं इमीडिएट, इमीडिएट किस, एंड एफिशिएंट कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो शब्द जो, ये तीन शब्द जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, ठीक है, क्वाजा साइन क्वा नन, क्वाजा साइन क्वा नन, क्वाजा साइन क्वा नन, इसका मतलब ये होता है इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, मतलब कि इसका सीधे सिंपल में मैं बताऊं, मैंने एक डंडा उठा के किसी के सर पे मारा है, मैंने डंडा उठाया और किसी के सर पे मार दिया है, और मेरे डंडा मारने की वजह से, बंदे के सर पे डंडा मारने की वजह से बंदा मर गया है, तो अब मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा क्या, मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होगी क्या, मेरे ऊपर कोई धारा लगेगी? ये सवाल का जवाब किससे मिलेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज क्या था, मतलब कि अगर मैंने डंडा मारा तभी तो बंदा मरा, अगर मैं डंडा नहीं मारता तो नहीं मरता वो, सीधी सी बात है ना, यानी कि मेरे डंडे मारने की वजह से ही बंदा मरा है, तो यानी कि डायरेक्ट रोल किसका है, मेरा यार, डायरेक्ट हरकत किसने करी है, मैंने करी है, मेरी वजह से बंदा मरा है, मेरे डंडा मारने की वजह से वो मरा है, तो यानी कि मैं कौन हुआ, मेरे द्वारा क्या किया गया है, इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, खत्म बात। यानी कि जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट, जिसका कनेक्शन होता है, डायरेक्ट चेन के अंदर वो इन्वॉल्व होता है, उसी का रोल होता है, तो उसी को बोलते हैं इस व्यक्ति के द्वारा ही डायरेक्ट इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज करा गया है, खत्म बात। समझ में आई मेरी बात या नहीं? एक और चीज होती है कि अगर मेरे द्वारा ये एक्ट नहीं करा जाता ना तो बंदा मरता ही नहीं, मेरे द्वारा ये एक्ट नहीं करा जाता तो बंदा मरता ही नहीं, तो यानी कि मैंने डंडा मारा है तभी बंदा मरा है, तो इसके पीछे का कॉज क्या है, किसने डंडा मारा है जी, आयुष, यानी इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज किसके द्वारा करा गया है, आयुष, खत्म बात। क्लियर है या नहीं है? अब एक और चीज ले लो, कॉजा कॉजा कोसिन्स कॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको अगर ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंशियल कॉज, इसको बोलते हैं एसेंशियल कॉज। एसेंशियल कॉज का मतलब क्या है भाई, देखो हर एक अपराध के अंदर एसेंशियल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं,
हर एक अपराध के अंदर एसेंशियल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर एक अपराध में इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज एक ही होगा। इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज हमेशा एक ही होता है, ये बात को याद रखना, ये एक ही होगा और ये बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल दे मैं, आपको चाहिए एग्जाम्पल? जैसे इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, तो मैं ये बात ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो लिख लो, बट मेन मुद्दे की बातें यही है। कोई भी अपराध के अंदर इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज एक ही होता है और एक अपराध में एसेंशियल कॉज बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब क्या है? एसेंशियल कॉज वाले मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने बंदूक निकाली और ए नाम के व्यक्ति को शूट कर दिया, ठीक है। अब ए नाम के व्यक्ति के गोली यहां लगी सीने पे, ठीक है, खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उस ए नाम के व्यक्ति भी जिंदा है, ठीक है। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में क्या हुआ? डॉक्टर ने पट्टी वट्टी ढंग से नहीं करी, डॉक्टर ने इलाज थोड़ा सा ढंग से नहीं करा, तो उस वजह से ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ए नाम के व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्रिमिनल लायबिलिटी किसकी होगी? मतलब कि क्रिमिनल लायबिलिटी किसकी होगी? बताओ। डॉक्टर की होगी, मेरी होगी, मैंने गोली मारी भाई। क्रिमिनल लायबिलिटी, आप जज हो, आपके सामने मामला आया है, तो अब आपको डिसाइड करना है आप क्या क्या फैसला सुनाओगे। यही तो जज का काम होता है कि जज के सामने बस खिचड़ी पका के दे दी जाती है। अब जज को इतना दिमाग लगाना होता है कि इस खिचड़ी को सॉल्व करके डिसीजन दिया जाए। तो ये खिचड़ी मैंने आपके सामने रख दी है, अब आप इसको परोसोगे, कैसे परोसोगे, क्या फैसला सुनाओगे? देखो सीधी सी बात, मैंने एक चीज सिखाई आपको कि इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज तो एक ही होगा, एसेंशियल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि मैंने गोली मारी है, ए नाम का व्यक्ति जब तो अस्पताल में गया है। अगर मैं गोली नहीं मारता तो ए नाम का व्यक्ति क्या यहां पर अस्पताल में जाता? नहीं। क्या डॉक्टर के द्वारा नेग्लिजेंस करी जाती? नहीं। तो मैं सबसे मेन काम किसका है? यानी कि गोली मारने की वजह से ही तो अस्पताल में लेटा पड़ा है, तभी तो गया है वो। समझ मारिए। तो इसमें इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज किसके द्वारा कराए? आयुष। अब एक बीच में किसी ने पट्टी वट्टी ढंग से नहीं करी हो, किसी ने जानबूझ के गाड़ी धीरे चला रहा हो ताकि ये नाम का व्यक्ति रास्ते में मर जाए, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ताकि टाइम पे इसको हॉस्पिटल में ना ले जा पाए, ठीक है, रास्ते में डेथ हो जाए, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? जाम इतना ज्यादा लगा हुआ था रास्ते में, हॉस्पिटल एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंच पाई, बहुत। तो ये सारे के छोटे मोटे इतने सारे जो कॉज है, टायर पंचर हो गया, डॉक्टर ने पट्टी ढंग से नहीं करी, डॉक्टर घर पे था जब ए नाम के व्यक्ति को लाए, डॉक्टर भागा भागा आया, उसने वो ऊपर ऊपर से चेकअप कर दिया हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉज कौन से? ये एसेंशियल कॉज है यार। एक केस में बहुत सारे एसेंशियल कॉज हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज एक ही होगा। गोली किसने मारी? मैंने। अगर मैं गोली नहीं मारता तो इतनी हालात होते पैदा नहीं। तो डॉक्टर को नेग्लिजेंस के लिए पनिश कर देंगे, ड्राइवर को कुछ और चीज के लिए पनिश कर देंगे, बट एक्चुअल में मर्डर किसने कराया? जी आयुष ने। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? अब थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी आई है या नहीं आई है? इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज को जानने के लिए या एसेंशियल कॉज को जानने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं। मैंने एक बात बताई थी ना, बीच में जो चेन होती है ना, वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ए नाम के व्यक्ति ने गोली मारी, शूट करा इसको बी नाम के व्यक्ति को, ठीक है, तो ये बीच में जो चेन है ना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब बी को हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, इलाज ढंग से नहीं हुआ, मतलब ये जो चेन है ये कॉन्टिन्यूस चली रही है, ये चेन बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हो गई तो जो ये वाला व्यक्ति है ना, इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज वाला, ये बाहर हो जाएगा भैया, ये एक्सोनरेट हो जाएगा, इसका रोल खत्म। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं ताकि दिमाग में ना क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने शूट करा, ठीक है, गोली मार दी भाई। किसको गोली मारी? बी नाम के व्यक्ति को। बी नाम का व्यक्ति अभी भी जिंदा है भाई, तगड़ा व्यक्ति था, झेल ली इसने गोली, एक जिंदा है अभी, ठीक। तो बी नाम का व्यक्ति भी जिंदा है, तो इसको हॉस्पिटल लेके गए जी, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है, बढ़िया तरीके, बढ़िया डॉक्टर मिल गए इसे, ठीक है, सब बढ़िया रहा। तो बी नाम का व्यक्ति भी एडमिटेड है, बी नाम का व्यक्ति अभी एडमिटेड है, उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू वगैरह में है, ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है, पट्टी वट्टी कर रखी है, जहां पे स्टिचेस लग रखे हैं, गोली निकाल दी है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अभी है डिफिकल्ट कंडीशन में है, बट अभी जिंदा है, और मास्क वगैरह लगा रखा है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मर्डर हुआ है? नहीं।
क्या बी नाम के व्यक्ति की जान गई है अभी? नहीं। बट ये इस हालात में किसकी वजह से पहुंचा है? ए नाम के व्यक्ति की वजह से। इतने बुरे हालात में बी नाम का व्यक्ति किसकी वजह से पहुंचा? ए नाम के व्यक्ति। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी ये मत सोचना हालात, अभी और आगे करते। एक सी नाम का व्यक्ति था, भैया वो भी दुश्मन है। ए नाम का व्यक्ति तो दुश्मन बी का है ही, सी नाम का व्यक्ति भी दुश्मन है। इसने सोचा अरे यार शिट, अभी तक नहीं मरा ये, कोई बात नहीं। तो ये हॉस्पिटल में गया, बी के चुपचाप रात को आईसीयू में अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, ऑक्सीजन की मशीन बंद कर दी। किसने? सी नाम के व्यक्ति ने। समझ में आ रही है बात या नहीं? और उसकी वजह से बी नाम का व्यक्ति क्या हो गया? डाइड। अब खुद सोचो, बी नाम का व्यक्ति मरा क्यों है? गोली मरने की वजह से मरा है या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरा है? अगर ऑक्सीजन मिल रही होती तो जिंदा रहता ना ये, बी नाम का व्यक्ति का इलाज अच्छे से हो पाता ना। बीच में ऑक्सीजन रुकने की, डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि गोली तो लगी थी बट ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, बट इसको अचानक ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, इस वजह से डेथ हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गया, पीएमआर रिपोर्ट जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे केस में ए नाम के व्यक्ति के ऊपर तो भाई गोली मारने वाली बात थी, गोली मारने की वजह से उसको लायबल ठहराया गया था, मतलब गोली मारने की वजह से ही तो वो हालत में पहुंचा, चलो ठीक है। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पीएमआर में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिख के भेजा है कि भैया इसको सांस ना मिलने की वजह, मतलब ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसकी जान गई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसकी जान गई है। अब ए नाम का व्यक्ति बोलेगा भाई साहब, जैसा मेरा मैंने तो गोली मारी है और सांस ना लेने की वजह से बंदा मरा है, एडमिट हॉस्पिटल में था, मेरा तो कुछ था ही नहीं इसमें रोल, चेन तो बीच में ब्रेक हो गई ना, तो जैसा मैंने तो भाई देखो नहीं मारा। तो यानी कि ए नाम के व्यक्ति ने मारा नहीं है बट एक्ट तो करा है। और मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी एक्ट कानून के द्वारा ऑफेंस बना दिया गया है तो वो चेक करना पड़ेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या अटेम्प्ट टू मर्डर नाम की चीज कहीं ना कहीं मेंशन है क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर नाम की चीज कहीं ना कहीं मेंशन है क्या? तो यानी कि ए नाम के व्यक्ति को हम लाइबिलिटी क्या होगी? अटेम्प्ट टू मर्डर। नहीं होगी क्या? बताओ यार, नहीं होगी अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह के लिए। तो अब ए नाम की व्यक्ति की जो हरकत है, क्या वो हमारी इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज के अंदर आएगी या एसेंशियल कॉज के अंदर आएगी? बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ये एसेंशियल कॉज के अंदर आएगी? एसेंशियल कॉज की वजह से इसको इसमें हम लाइबल कर रहे हैं। अब बी नाम के व्यक्ति की जान किस व्यक्ति की वजह से गई है? किस व्यक्ति ने ऐसा हरकत करी थी जिस व्यक्ति की वजह, जिससे कि बी नाम के व्यक्ति की जान चली गई? वो है सी नाम का व्यक्ति, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो यानी कि किसी व्यक्ति ने या तो ऑक्सीजन बंद करी होगी या किसी व्यक्ति ने मास्क हटाया होगा। वो व्यक्ति कौन है वो ढूंढो भैया, सी। तो सी ने क्या करा है? इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, इसके ऊपर लगेगा मर्डर का चार्ज। खत्म बात। आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक केस में एसेंशियल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर केस में एक ही होगा इमीडिएट एंड एफिशिएंट कॉज, उससे बाहर की कहानी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अपनी भाषा में आप लोग लिख भी सकते हो, ये हिंदी में लिख लो भैया, हर चीज में परोस के थोड़ी ना देऊंगा, एक एक बच्चों की तरह, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल की तरह थोड़ी ना बताऊंगा। ठीक है, तो ये कॉपी में लिखते रहे ना, कि जैसे मैं बोल रहा हूं जहां से चेन ब्रेक हो गई तो समझ लो इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज का मामला भी चेंज हो गया है। पहले जिसके बारे में हम सोच रहे थे इसने अपराध करा है, चेन ब्रेक होने पे फिर दूसरा एक्यूज हो जाएगा, मतलब दूसरा व्यक्ति हो जाएगा मेन ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था हर एक केस में इमीडिएट और एफिशिएंट कॉज एक ही होगा। ठीक है, लेकिन एक केस में बहुत सारे एसेंशियल कॉज हो सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? ये दिमाग के अंदर अगर आपने क्लैरिटी कर लेना तो समझ लेना आपसे बेहतर कोई नहीं है। अभी तो बस सुना है तुमने, अभी तो बस समझा है। अब जब कानून पढ़ोगे, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ोगे, एग्जाम्पल समझोगे, तो और बेहतर दिमाग होता चला जाएगा दिन पे दिन। ठीक है, समझ लेना तुमसे बेहतर कोई नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास हम अपने यहीं पे समाप्त रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और चीजें आपको नई सीखने को जरूर मिले होंगे। और रिवाइज करके आइएगा, डेली का अपना असूल बना लो, जो आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करना है, फिर जो नई बातें हम सीखेंगे क्लास के अंदर वो कंटिन्यू। ठीक है जी, तो पहली 2 क्लासेस का रिवाइज करके आना ताकि तीसरी क्लास में कॉन्फिडेंट और ज्यादा फील करो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।